ये क्या है सर? एवीएस फंक्शन इवेलुएट एफ पी। हाँ अच्छा फंक्शन इवेलुएट करेगा एट एफ इज इक्वल एट हाँ पी पर, और पी की जो वैल्यू होगी वो एक इक्वल हो जाएगी। ऊपर हाँ कंडीशन भी दे दी, लेकिन ये एब्सोल्यूट क्यों लगाया? और एल्स के बाद नहीं, हाँ, एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट, ये समझ नहीं आया ये लाइन। अच्छा, अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये ध्यान में रखें कि हमारा जो रूट क्या होता है, रूट वही होता है ना जिसपे फंक्शन की वैल्यू जो है आपकी सेटिस्फाई हो। ठीक है, अब जब जैसे ये फंक्शन हमने इंटर किया यहाँ पर, ठीक, उसके बाद हमें बेस एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, तो वो जो अब यहाँ तक तो एफ ई वी एल तो पता है ना, याद है ना क्या है एफ ई वी एल? सिंपली क्या करता है कि जो आप फंक्शन इंटर करते हैं उसमें वो जो वैल्यू आपने दी है, मिसाल लो ए कोई 5 होगी 3 होगी, तो उसको इवेल्युएट करके हमें इसकी वैल्यू बताएगा क्या होगा। सपोज करें फंक्शन है एक्स स्क्वायर और ए है 2, तो ये इवेल्युएट करके हमें क्या बताएगा 4। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है ना? उसके जी। बाद यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा, उसको डिटेल में कवर किया था। उसके बाद ये सारा हमने निकाला। अब यहाँ पे जो एफ एरर जो है ना, क्या एरर का मतलब यहाँ पे ये है, वो ये चेक करता है कि पहले इन दोनों का जो आपने वैल्यूज दी a प्लस बी, उनका एवरेज करके निकाला। इस पे इवेल्युएट करता है कि इससे वैल्यू आती कितनी है फंक्शन की। सपोज करें कि इसकी यहाँ पर आई 3, तो इसने अब यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है 1 e पावर -7, तो e पावर -7 को करेंगे तो ये कुछ यूं बन जाएगा कि 0.00 समथिंग करके बन जाएगा। मतलब आपको 5-6 जीरो दे के उसके बाद, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू हो गई। हम कह रहे हैं कि एरर जब तक के इस वैल्यू से बड़ा हो, मतलब ये कि आपके पास इससे थोड़ी भी छोटी भी थोड़ी भी वैल्यू बड़ी होगी, तो ये लूप जो है ना, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये लूप में ये लूप चलता रहेगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि वाई पी हमने क्या किया, जो एवरेज निकाला था ना, ये जो वाई पी, ठीक है, इस वाई पी पे जो हमने फंक्शन को इवेल्युएट किया, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आई। फिर उस बेस पे जो है ना, हमने दोबारा वो कंडीशन चेक की, और फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ए जो है ना वो पी हो जाता है, और या बी पी होगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारा सिनेरियो डिस्कस हो चुका था। उसके बाद फिर दोबारा हम उसका एवरेज कर रहे हैं, जो एक न्यू पी मिलेगा हमें। पी एक्चुअल में क्या है, जो भी आपकी दो वैल्यूज है उनके दरमियान मिड वो है मिड, उनकी मिड वैल्यू है। फिर उसमें हम दोबारा फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे। अच्छा, ये जो फंक्शन इवेल्युएट करें, एब्सोल्यूट का मतलब है नेगेटिव वैल्यू को भी वो पॉजिटिव कर देगा। हो सकता है ना कभी नेगेटिव वैल्यू में आ जाए, कभी पॉजिटिव में आ जाए। अब यहाँ पर जो आपके पास एरर का मतलब ये होगा कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि आपका जो फंक्शन है ना, वो इस वैल्यू पे आपको अप्रोक्सीमेट जीरो होनी चाहिए, मगर वो अप्रोक्सीमेटेड जीरो के करीब वैल्यू देगा। आई बात समझ में? मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर -5, या इसको मैं कह देता हूँ -9, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट क्या होंगे? इसके रूट होंगे x इज इक्वल टू +-3। इट मींस कि इसमें इस इक्वेशन में जब मैं 3 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? समझा? 0। 0। तो मतलब हम जो रूट निकाल रहे हैं, उस रूट पे हमें वो फंक्शन की जब इवेल्युएट करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? मतलब मेरी बात समझ में आई? 0। 0। 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जाहिर बात है ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, तो इनमें 0 डायरेक्ट नहीं आता, तो मैं ये कि 0 के करीब तर वैल्यूज आती हैं। फिर 0.0001 इसलिए हमें पुट किया हुआ है कि भाई ये हो एरर। इट मींस कि जब आपके पास इवोल्यूशन जब आप कर रहे हो, तो आपको इस तरह की वैल्यू आएगा। इट मींस वो एरर जो इंडिकेट कर रहा है वो आपका, वो ये वैल्यू जो p है ना, वो आपका रूट है। बात क्लियर हो गई या अभी भी कंफ्यूजन है? सर एरर तो देखें, आपने ऊपर वाइल लूप यूज किया कि तब तक चलेगा जब तक ये 1 एक्सपोनेंट -7 से ग्रेटर ना हो जाए। हाँ। सही है। फिर उसके बाद दो मरतबा आपने एरर यूज किया, एक ऊपर और एक यहाँ पर नीचे। तो ऊपर हम्म वाले एरर का क्या मकसद है, और नीचे वाले का? ऊपर वाले का आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जब तक वैल्यू -7 हाँ से ग्रेटर होगी, ठीक है। हाँ ये तो अगर 6, हाँ ये यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये कंडीशन यहाँ तक तो क्लियर है वाइल में। ये तो क्लियर है, लेकिन ये दो मरतबा एरर आपने यूज किया है ना। नहीं नहीं नहीं,
आपको कंफ्यूजन हो रहा है एरर से, आप इधर में ए कर दो, किस्सा खत्म। अब मिसाल अगर आप नाम कंफ्यूज, सारी बातें अगर आपको मैंने डिस्क्राइब किया था ना, जब भी हम यहाँ पे जो कंडीशन लगाते हैं, जो भी वेरिएबल यूज करते हैं, उसको फिर अपडेट करने का भी हम सिस्टम रखते हैं नीचे। अदरवाइज क्या होगा, आपके पास मिसाल एरर की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही होगी, तो इसको कैसे, ये तो लूप कंटिन्यूस चलता रहेगा। सही 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 सही। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर नीचे ना उसको हम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर एरर ये कितने, एरर की जगह हम कुछ कोई भी वेरिएबल दे देते हैं, एक्स एग्जैक्ट वाई जेड कुछ भी। एग्जैक्टली। मगर आप लोग एरर को जो है ना, वो जनरली इसलिए भी यूज किया जाता है कि एक्चुअल रूट फॉर सपोज 0 है, सपोज कर रहे हैं हम, और उस पे जो आपके पास जो एस्टिमेटेड जो रूट आया है 0 पॉइंट मिसाल लो 1 आया है, तो इस तरह के इन टर्म्स को जो है ना, इन दोनों के जो डिफरेंसेस को एरर से शो किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली हमें ये चाहिए, मिल ये रहा है, तो हम इसको इंडिकेट करते हैं कि ये एज ए एरर है। तो इस वजह से ना इसको एरर का कीवर्ड लगाया हुआ है, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, आप इसको अब कोई और नाम दे दें। बात क्लियर होगी। यानी कि एरर हमें ये बताता है कि एक्चुअल वैल्यू से कितना कितना, हम दूर हैं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये मेन आइडिया ये, ठीक है। सही। हाँ या ना, बाकी लोग भी सुन रहे हैं, किसी का जवाब नहीं आ यस रहा, लगता है सब सारे नींद से अभी उठे हैं। अच्छा चलो गुड, मतलब बाकी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें इतने ज्यादा टास्क थे भी नहीं, कोई मुश्किल भी नहीं थे मेरे ख्याल में, सिर्फ इक्वेशन पुट करनी थी, और ये भी डिस्कस हो चुका था ये लैब का। अच्छा, नेक्स्ट लैब जो हमारी थी, न्यूटन आइट्रेशन मेथड। थ्योरी में तो आप लोगों ने काफी पहले ही पढ़ लिया है, याद है ना थ्योरी में आपने। यस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी रूट फाइंड करने का एक मेथड है, जो कि नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए, एक होता है ना लीनियर इक्वेशन के लिए, मगर ये नॉन लीनियर इक्वेशन का भी रूट फाइंड करता है न्यूमेरिकली। अच्छा, अब इसका जो मेन फार्मूला क्या है कि जो अपकमिंग वैल्यू है, मतलब नेक्स्ट जो वैल्यू होगी आपकी आइट्रेशन की, वो बराबर होगी आपके प्रीवियस वैल्यू माइनस जो आपका प्रीवियस वैल्यू जो है वही आप ओरिजिनल फंक्शन में एंटर करें, डिवाइडेड बाय फिर वो उस ओरिजिनल फंक्शन को इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करके फिर वो वैल्यू पुट करके जो भी वैल्यू आएगी वो करें। मतलब ये पूरी इक्वेशन इसका नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए निकालने का मेथड है। इसका जनरलाइज फॉर्म अगर देखें तो वो ये होगा, एक्स एन इज इक्वल टू, मतलब कहीं ये एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन माइनस एफ x of n minus 1 divided by derivative of function at x n minus 1। अच्छा, तो कहीं कहीं पे यूं भी लिखा हो सकता है कि x n plus 1 is equal to x of n minus function of f x of n divided by function of derivation of function at x of n। मतलब दोनों टर्म बात सेम ही है। ये बात मेरी बस समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, ये तो आपने कर लिया होगा। अच्छा, अगर आप लोगों को मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पर बाकी चीजें तो समझ में आ रही हैं, मिसाल लो हम प्रीवियस वैल्यू भी हम चलो ले लेंगे या सेव करवा देंगे, फंक्शन में हम जो भी वैल्यू होगी वो पुट करके इवेल्युएट भी करवा लेंगे, मगर ये डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अब सवाल पैदा ये होता है, ऐसे ही ना। तो डेरिवेटिव करने के लिए फिर हमें बैक टू दी वो बेसिक्स जाना पड़ेगा कि अगर जो डेरिवेशन का फॉर्मूला है ना एक्चुअल, वो ये होता है जो हम पढ़ते हैं ना लिमिट्स में, जब आप इंटर कर रहे हो, लिमिट्स पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर इंटर में, तो उधर ये हम फंक्शन पढ़ते हैं जिसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डेरिवेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। याद है ना कुछ। यस सर। ठीक है, यस सर। उसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फंक्शन में एक स्मॉल चेंज करते हैं, उस पे इवेल्युएट करते हैं, फिर माइनस उस माइनस वो फंक्शन डिवाइडेड बाय उस स्मॉल चेंज जितनी भी आपने रखी हुई उसके साथ जो है ना आप डिवाइड करते हैं। और ये जो फार्मूला होता है इसमें जो बेसिक आइडिया ये होता है कि h जो है ना, ये जो h यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है इसको हम कहते हैं स्मॉल चेंज, ये बहुत छोटी हो, जिसकी वजह से हम लिमिट इसमें, है ये। हाँ इसमें हम अक्सर लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर जो भी टर्म रखें, नाम जो भी रखें, मगर उस नाम को हम कहते थे टेंड्स टू 0, तो फिर वो डेरिवेटिव होता है। मतलब ये चेन जितनी भी छोटी होगी वो इतनी छोटी होगी टेंड्स टू 0, 0 ना हो मगर टेंड्स टू 0, ये लिमिट्स की आइडिया था।
ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे हमारे पास सिर्फ माइनस प्लस और डिवाइड का गेम है, इसमें कोई डायरेक्ट डेरिवेशन का कोई गेम नहीं है, मगर उस माइनस डिवाइड और माइनस के गेम से आपको डेरिवेटिव मिल जाता है। तो हम एग्जैक्ट यही आइडिया यहाँ पे लगाएंगे, मतलब ये जो है आपका नेक्स्ट टर्म है, ये जो करंट पिछला टर्म, और यहाँ पर जो है डेरिवेटिव की जगह हम ये इक्वेशन पुट करेंगे। बात क्लियर हो गई? आइडिया क्लियर हो गया? अच्छा, अब यस सर। ओके गुड, आज एनर्जेटिक के नहीं है आप लोग, पता नहीं क्यों। अच्छा, इसमें एक जो ध्यान में रखें, न्यूटन रेफसन में आप क्या करते थे पहले, ये जो एक्स ऑफ जीरो जो हम बिल्कुल फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे होते हैं, तो ये एक्स ऑफ जीरो कहाँ से आता है? सर ये सर तो वो मीन निकालते हैं। मीन निकालते हैं सर। नहीं, मतलब आप बिल्कुल फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं तो मीन किसका निकालेंगे? बिल्कुल सर फर्स्ट। जो वही दो जो होती हैं, जैसे जो 2 से हमने 3 एज्यूम की में। होती है ना सर, जो हम एज्यूम की होती है फंक्शन को अपोजिट साइन में लाने के लिए, उसी का मीन ये एक्स नॉट है। सही, ठीक है। और दूसरा आपके इसमें वैल्यू क्या चाहिए होगी? एक एक्स नॉट, तो इसमें ये होता है कि यहाँ तो एक्स नॉट को पहले मिसाल लो जिस तरीके से दो वैल्यूज आपको दी उनका एवरेज कर लेते हैं, इनिशियल गेस करते हैं, जो डिफरेंट नाम दिए होते हैं, और दूसरा फिर आपको ये एच की वैल्यू चाहिए होगी, एच जो है ना बहुत छोटी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एच जो है ना मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के लिए हम 0.001 जो है ना यूज करेंगे। आई बात समझ में? तो ये जो एच ये होगा और इनिशियल गेस हो उसका आपको पता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकली मतलब मैथलेब में इनिशियल नहीं, गेस तो सर इसका जो एक्स नॉट आएगा। जी फर्स्ट आइट्रेशन में जब हम बिल्कुल फर्स्ट टाइम आइट्रेशन कर रहे होंगे ना, क्योंकि उस टाइम तो हमें एक्स नॉट प्रीवियस वैल्यू पता नहीं होती, तो फिर उस टाइम हम ये इनिशियल गेस करते हैं, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस चलती है और वो हमें मिलती रहती है वैल्यूज। यस सर। बात क्लियर है ना? ये तो थ्योरी में पढ़कर आए होंगे आप लोग। यस यस सर, सर। जी जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो है आपका फंक्शन का वो फार्मूलाज है, और इस डेरिवेशन करने का फार्मूला है, और यहाँ पर एक ना प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकली किया हुआ है, मतलब मेटले में नहीं किया, सिर्फ समझाने के लिए, तो ये तो आप लोग आराम से समझ जाएंगे वैसे भी। तो एक्स क्यूब माइनस ए की वैल्यू जो है 155 दी है, तो ये 155 पुट करेंगे, तो उसके बाद इस फंक्शन को ना डेरिवेशन भी करेंगे और फिर इस फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे जो इनिशियल गेस किया हुआ है एक्स नॉट जो है उसको फायर किया हुआ है। ठीक है, तो एक्स फायर करके इसने इसकी डेरिवेशन वगैरह निकाली, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आइट्रेशन निकाल रहा हूँ। तो एक्स नॉट इसने जब फायर पुट किया है, तो तकरीबन 4 आइट्रेशन में एग्जैक्ट इसका जो हमें रूट की वैल्यू जो है ना वो मिल गई। ठीक है, सर ये साथ में लिखा हुआ है 0 1 2 3, हाँ ये तो ये नंबर ऑफ सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर बता रहा है ना कि फर्स्ट आइट्रेशन मतलब 0। लेकिन सर हमारे पास तो ऐसा नहीं होता है, जैसे आप बता रहे हैं कि एक्स नॉट की वैल्यू एज्यूम करते हैं। आपके पास दो वैल्यूज लिमिट दी होती है, उनका एवरेज करते हैं हम, जहाँ पे दो लिमिट्स हाँ, नहीं देख रहे, डायरेक्ट वो नहीं अज्यूम देखते करते हम, हैं। डायरेक्ट सही है सही ठीक है, ठीक। दोनों दोनों केसेस होंगे यहाँ पर, आपको वो एक फंक्शन उसका भी बनेगा, एक फंक्शन उसका भी होगा, तो वो दोनों बनाएंगे। ठीक है, उसी को आप इनिशियल गेस कर लें, जो उन दोनों के दरमियान जो वैल्यूज होती है ना, जो एवरेज कर लें या आप इनिशियल गेस कर लें। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरा ये जो n शुरू किया है, x इज इक्वल टू इनिशियल गेस किया हुआ 10 किया हुआ है। ठीक है, अब 10 करने के बाद ये देखो क्या हुआ कि ये जो नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो बढ़ गई, हालांकि आंसर वही है तकरीबन, मतलब वही मिला है हमें, मगर यहाँ पे आइट्रेशन कितनी हो गई तकरीबन 6, और यहाँ पे 4 आइट्रेशन में काम हो गया। तो इनिशियल गेस या इनिशियल वैल्यूज को जो सही अप्रोक्सीमेशन करना भी हमारे नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है ना वो कम कर देता है। आई बात समझ में? बाकी जो आप कह रहे थे, हम जो फंक्शन जो बनाएंगे पहले वो इसी तरह बनाएंगे कि हम इनिशियल गेस उसमें वैल्यूज देंगे, और उसके बाद एक और फंक्शन बनेगा जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स मिनिमम वगैरह हम सारा देंगे, तो वो उसमें फिर हम एवरेज भी निकालेंगे। आई बात समझ में? तो पहले एक रूट है ये, इस इक्वेशन का हम निकालते हैं अब जाके न्यूटन आइट्रेशन मेथड से रूट। अब क्या करना होगा, पहले तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें ये इक्वेशन सेव करवा देंगे, उस फंक्शन को नाम दिया हुआ है हमने फंक्शन y इज इक्वल टू इक्वेशन 1 x। अब इसमें क्या होगा, इसमें अंदर हमारा पूरा ये फंक्शन सेव करवा देंगे, ये सेव लिखा हुआ 0.01 इंटू एक्स प्लस 1
डॉट स्टेरिक साइन x माइनस 0.01 डॉट स्टेरिक आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस होल पावर माइनस 1 माइनस 0.0.6। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ इसमें भी कंफ्यूजन है, ये इक्वेशन जो इसमें डायरेक्ट पुट की हुई है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, Yes, sir. ये इक्वेशन समझ में आई Yes, हुई है या कोई कंफ्यूजन है इसमें? Yes, सर sir. ये मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाँ, ये मैं यही एक्सपेक्ट एक्स कर रहा था माइनस। कोई, हाँ मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई सर ये पूछे तो। समझ नहीं आया। हाँ ये सर ये समझ, डिवाइड में भी तो हो सकता था। हाँ एग्जैक्टली हाँ। डिवाइड में भी हो सकता है। एक यहाँ पे यूं किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर माइनस 1 किया हुआ है, तब भी बात सेम ही डिवाइड में आया था। आई बात तब समझ? वो हाँ सर सही है डिवाइड में सर, किया हुआ है, -1 यानी डिवाइड में ही है। हाँ आई बात सही है सर, समझ? सही है। जी जी अच्छा, सर। अब ये फंक्शन इस तरीके से बनाया हुआ है, ये जो फंक्शन है कि इसमें मिसाल लो मैं इंटर करूं 3 की वैल्यू, तो ये मुझे आंसर क्या देगा? इस इक्वेशन को 3 पे इवेल्युएट करके मुझे रिटर्न करेगा कि 3 पे इस y की वैल्यू क्या आएगी। इस फंक्शन का काम समझ गए आप? Yes, sir. यस सर। मतलब इस इक्वेशन को जिस भी वैल्यू में मुझे इवेल्युएट करना है, तो मैं वो फंक्शन इस फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट के तौर पे वो वैल्यू पुट करूंगा, ये मुझे उस पे ना इवेल्युएट करके फंक्शन वो मुझे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब जो है ना नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम सारे काम करेंगे जो भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। अगेन एक दूसरा फंक्शन है जिसको हम नाम दिया हुआ सर है। एक और चीज आपसे पूछनी थी। जी जी सर आपने पिछली लैब में जो बाइसेक्शन का जो आपने फंक्शन सेव कराया था सर, वो किसी वेरिएबल में नहीं कराया था, आपने सिर्फ लिखा था न्यूटन, फिर जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना न्यूटन, वहां आपने लिखा था बाइसेक्शन और फिर ब्रैकेट को ओपन करके, ये जो हाँ नीचे लिखा हुआ है न्यूटन ना, फिर ब्रैकेट को ओपन करके आपने उसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं कराया था। यहाँ पर आपने फंक्शन x इज इक्वल टू वेरिएबल में सेव करा दिया है। हाँ आप ये देख लीजिए उस लैब को भी सर। सर एक जी लड़का सर वो उसको सर एंटर कर लें क्लास में सर, वो काफी ट्राई कर रहा है, ये अमीर हमजा नाम है। अमीर हमजा, हाँ ओके ओके, अभी तो आया है शायद, मैं तो एजेंट। अच्छा हाँ, तो ये तो बात मेरी डिस्कस हुई थी, शायद याद नहीं हो। यहाँ पर मिसाल लो ये क्या इंडिकेट करता है कि आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रिटर्न करवाते हैं। मतलब मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि ये फंक्शन है ना, मैं इसको एक 2 वेरिएबल लेता हूँ, उस पे ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म करके मुझे रिटर्न कर दें, रिटर्न मतलब बैक टू कर दें। तो जितने आपको जब हम कॉल करवानी होती है तो हम सिर्फ ये x लिखेंगे, नहीं 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 लिखेंगे यही न्यूटन फंक्शन, लिखेंगे। मगर एक अच्छा मिनट मैं आपको यूं समझा दूं कि एक मिनट मैं मैटलैब आपको शो हो रहा है? No, sir. नो। इसमें क्या होता है, अब जिस तरीके से ये फंक्शन है ना, बल्कि मैं यहाँ पे आपको सपोज करें कि आप जो है x इज इक्वल टू 1 2 3, अब इसकी आप लेंथ मालूम करना है, तो एक तरीका तो ये होता है ना len, लेंथ का फंक्शन जो है ना हम यूज करें और x लिख दें। तो इसमें क्या किया मैंने, लेंथ को मैंने किसी भी वेरिएबल में सेव नहीं करा, उसने मुझे निकाल के आंसर दे दिया। तो इसमें क्या हुआ, मैंने इसको एक फंक्शन दिया, उसने उस पे उसकी लेंथ मालूम की, और उसने लेंथ मालूम करने के दौरान जो मैंने किसी में भी वेरिएबल में इसको सेव नहीं करवाया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, यही सेम फंक्शन अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव करवा देता हूँ। एक a वेरिएबल में, तो अब क्या हुआ, आई बात समझ में यहाँ पर या नहीं? अब क्या हुआ कि इसने ये वेक्टर लिया, इसकी लेंथ मालूम की और a में रिटर्न कर दिया, सेव करवा दिया। मतलब जो रिटर्न होता है ना, आप मिसाल लो कह रहे हैं कि भाई ये a में सेव हो, तो a में सेव होने के लिए आपको वहां पर जो है बताना पड़ेगा कि ये रिटर्न करे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको पीडीएफ में ये फंक्शन, अब यहाँ देखिए, अब इसको मैं जो ये फंक्शन दूंगा और ये फंक्शन एक इनिशियल गेस दूंगा, तो ये मुझे क्या करेगा कि पूरा जो आइटरेशन प्रोसेस करके मुझे जो
इसका जो रूट फाइंड हुआ होगा उसको रिटर्न करके देगा। तो वो रिटर्न, इसको कैसे पता चलेगा इस फंक्शन पूरा इतना प्रोसेस हो रहा है कि कहाँ पे कौन सी चीज रिटर्न करनी है, तो वो मैं यहाँ पर ना इस फंक्शन की बॉडी में x में सेव करवाऊंगा जिसको मुझे रिटर्न करवाना है। तो उसका मतलब है तो सर जब बाइसेक्शन वाले में भी तो सर हमने रिटर्न ही करवाया ना आखिर में वेरिएबल को। वो डिफरेंट, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये फंक्शन इस तरह बनाया हुआ है कि इसमें मैं सिर्फ जो भी फंक्शन एंटर करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा, वो डायरेक्टली वहीं वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ये मुझे रिटर्न नहीं करेगा। मगर इसमें जो मैंने वैल्यूज करवाई हुई हैं वो इस तरीके से करवाई हुई है कि इस फंक्शन में ही डायरेक्टली ही शो हो जाएंगी। बात क्लियर हुई है नहीं? देखो फंक्शन जो है ना वो एक सर हेल्पिंग, ये रिटर्न करने का क्या मतलब है कि हम कोई चीज इनपुट दें तो हमें रिटर्न में कोई चीज चाहिए होगी? एक होता है ना सिस्टम, होता है सिस्टम को हम कोई इनपुट देते हैं और वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करता है और फिर उसके बदले में उसका कोई ना कोई आउटपुट आता है। हम सिस्टम अप्रोच हमेशा जो नॉर्मली आपने मैकेनिकल में भी पढ़े होंगे, मिसाल लो गाड़ी को भी अगर सिस्टम में सोचें तो उसको हम फ्यूल देते हैं और फ्यूल को बर्न करता है, तो रिटर्न में हमें क्या मिलता है? रिटर्न में हमें रोटेशन मिलती है टायर्स की, जिससे हम डिस्टेंस कवर करते हैं। यानी सर जो भी आंसर होगा वो उस वेरिएबल में शो कर देगा जिसमें हम उसको सेव हाँ करवाएंगे। एग्जैक्टली, मतलब इसको जो जो इस फंक्शन को हम इनपुट देंगे, ये समझो कि ये गाड़ी का आपका फंक्शन है, गाड़ी है, ठीक है, कार है, उसमें इनपुट क्या दिया? फ्यूल दिया, उसने अपनी कंबंशन इंजन यूज की करके उससे आपको आउटपुट क्या दिया? एक रोटेशन, या यूं कहें कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के फॉर्म में आपको वो आउटपुट मिला। तो वो क्या हुआ? आपने इनपुट फ्यूल दिया और आउटपुट आपको क्या मिला? एक्सीलरेशन और वेलोसिटी जो है, जिसकी वजह से आप डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। आई बात समझ में? मैं एक बहुत ही रफ सा मतलब एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है सर। मतलब अब क्लियर है? अभी भी कंफ्यूजन है? यस सर क्लियर है। इसी ही फंक्शन में एक जगह पे मैंने एक और चीज भी, अच्छा यही जो बाइसेक्शन था आपके सामने पीडीएफ शो हो रहा है? यस सर। तो इसमें देखो ये फंक्शन यहाँ पर एक और हमने फंक्शन यूज किया हुआ था funx2। तो उसमें क्या था कि ये जो यही फंक्शन आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा था। रिटर्न का मतलब है आप इसको कोई ना कोई वैल्यू दे रहे थे, उस पे ये फंक्शन पे इवेल्युएट करके इसका जो भी आंसर है वो रिटर्न कर रहा था। सही सर, समझ में आ गया अब। अब मैं फॉर सपोज यहाँ पे लिख देता कुछ और भी परफॉर्म करवाता, मुझे वो रिटर्न नहीं करवाना था। मिसाल लो मैं साथ में ये भी कहता कि यहाँ पर एक इसी एफ का स्क्वायर भी करवा देता। यहाँ पर सपोज करें इसी के नीचे में एक और लाइन लिखता, इसमें एफ स्क्वायर कर देता, मगर रिटर्न ये सिर्फ क्या करता? रिटर्न मेरे पास सिर्फ ये वैल्यू करता, क्योंकि मैंने एफ में यही रखा हुआ है। आई बात समझ में? क्योंकि मेरा वेरिएबल जी रिटर्न कौन सर। सा हो रहा है? एफ हो रहा है, और एफ में मैंने क्या रखा हुआ है? ये रखा हुआ है। तो इस मतलब है सही है फंक्शन सर। में से कौन से कमांड्स को आप रिटर्न करवाना चाहते हैं, क्योंकि फंक्शन में आप बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं, मगर आपको कौन कौन सी चीजें रिटर्न करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, वो आप इन वेरिएबल्स की मदद से आप कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा तो हम कहाँ पे थे? अच्छा ये न्यूटन वाले मेथड पे। अच्छा न्यूटन वाले मेथड पे हमें क्या करना है? न्यूटन का फंक्शन जो है ना वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसको दो हम इनपुट देंगे, मतलब ये एज ए आर्ग्यूमेंट के तौर पे इसमें दो चीजें आएंगी। कौन सी? एक जिसका आप जिस इक्वेशन का आप निकालना चाह रहे हैं, रूट निकालना चाह रहे हैं, वो इक्वेशन। दूसरा इनिशियल गैस जिसको मैं कह रहा था, ठीक है, एक्स नॉट। ठीक है सर। ये दो हम इसको इनपुट देंगे और ये फंक्शन परफॉर्म करके हमें आउटपुट देगा, जिसको ये रिटर्न करवाएगा, x इज इक्वल टू में सेव करवा देगा, ठीक है। और लास्ट में जब हम ये फंक्शन कॉल करवाऊंगा तो उधर आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। अच्छा अब क्या किया है हमने फंक्शन की बॉडी में? फंक्शन की बॉडी में यूं किया है कि हमने पहले जो भी इक्वेशन आई है उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। इसके लिखने की वजह क्या है कि चलो पता चले कि हम इक्वेशन किसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने? ये जो x नॉट आपको मिला था ना, इसको सेव करवा दिया x में डायरेक्ट। आई बात समझ में? और दूसरा एक और वेरिएबल डिफाइन किया हमने, जिसको हम नाम दिया xb, और उसको कह दिया है कि x माइनस 999 कर दिया। अब ये क्या है? अभी आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में इसको रखा क्या है। ये
n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 क्यों किया है, और डेल एक्स क्या है, वो जो डेरिवेशन में आपको h शो हो रहा था ना, स्मॉल चेंज, आवाज आ रही, यस सर उसको नाम दिया है डेल एक्स का। और n जो ये क्या है, n दिया है उसको, जो आपने देखा था ना, मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था, जिसमें आपने कहा था ये n क्या है, ये वाला सीक्वेंस, ठीक है, नंबर ऑफ आइटरेशन। नंबर ऑफ आइटरेशन कौन सी चल रही है, इसको काउंट करवाने के लिए, और काउंट करने की क्यों जरूरत है वो भी अभी लॉजिक हमें आपको पता चलेगी। अब इसमें क्या किया हुआ है कंडीशन, ये हमारा इनिशियल गेस है, और हम ये सपोज कर रहे हैं ये जो एक्स भी है ना, हमारा समझो कि ओरिजिनल आंसर हो, हम सपोज कर रहे हैं कि जो भी होगा, मतलब हम ये हमारा ओरिजिनल आंसर है, तो इनिशियल गेस और ओरिजिनल आंसर के दरमियान जो डिफरेंस हो ना, वो 0 होना चाहिए। हमारी लॉजिक जो हम अप्लाई करें वो ये है कि हम जो भी आपके पास एक इनिशियल गेस है फायर सपोज करें, और आप इनिशियल गेस से एक एक्स भी ये आपका कोई आउटपुट कोई भी होगा, उसको हमने कहा है कि ये 5 माइनस 999, फिलहाल तो ये जाहिर बात है गलत है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 0.0001 के से बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा होगा। तो ये लूप इसी कंडीशन में चल रहा है कि जब तक इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, मतलब ये हम दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि x और xb जो है वो दोनों बराबर हो जाए। आई बात समझ में, और वही हमारा आंसर होगा जो लॉजिक हमने लगाई। यहां तक बात क्लियर है? सर यहाँ पर ये फोर लूप हमने यूज क्यों नहीं किया सर? नहीं, फोर लूप में असल में ये होता है कि फोर लूप में आपको पहले बताना होता है कि नंबर ऑफ आइटरेशन टोटल कितनी होंगी, मतलब जिसमें आप जो है नंबर ऑफ साइकिल्स आपको किसी न किसी तरीके से कंप्लीट करके बताने कि ये 100 दफा चले, 150 दफा चले, 200 दफा चले, और उस पे आपके जो है ना मेन कंसर्न ये नहीं होता कि आपका जो क्या कहते हैं कि आंसर उस इतने आइटरेशन में आया नहीं आया। व्हाइल लूप इस मामले में बड़ा अच्छा है। उसमें क्या होता है, उसमें आप जो है ना एक कंडीशन लगाते हैं, उस कंडीशन ट्रू होने तक, बेशक वो कंडीशन एक लूप के बाद ट्रू हो जाए या 300 लूप के बाद ट्रू हो, वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन ट्रू ना हो। आई बात समझ में? तो सही। फॉर लूप में ये होता है कि मिसाल और आप कोई भी लॉजिक लगाएं तो आपके पास वो उतनी दफा लूप चलता रहेगा। फॉर सपोज आपने लूप चलाया 300 दफा, अगर पता चले आपका तो आंसर 5 लूप्स में ही आपका जो क्या कहते हैं कि आंसर आ गया, तो 295 दफा तो फिजूल में चलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर फॉर सपोज आपका 300 आइटरेशन में भी आंसर नहीं आया और आपको और 50 आइटरेशन की जरूरत थी, तो फिर भी वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ जो आपने बताया था कि इतनी दफा चले वो तो पूरे हो गए। तो ऐसे केसेस में वो जो है ना हमारे पास व्हाइल लूप बड़ा हेल्पफुल होता है, जिसमें हमें पता यानी नहीं सर होता। वाइल लूप जब तक चलेगा, जो जितनी हमने कंडीशन दी होगी जब तक ही चलेगा बस वो। हाँ, वो कंडीशन कितनी दफा में फुलफिल होती है, 100 दफा चले, 300, 1000 दफा, उसमें से कंसर्न नहीं होता, बस वो कंडीशन ट्रू करने का बस वेट कर रहा है। बेशक एक लूप के बाद भी कंडीशन ट्रू हो गई, वो आपका वही लूप एंड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो है ना इस वजह जी से सर वहाँ लाभ है। मगर एक बात ध्यान में और ये रखें। जो जी जी फरमाएं। आप सर आप पहले। हाँ, मैं ये कह रहा था कि व्हाइल लूप में हमेशा ये, मैंने पहले भी आपको कहा कि जब भी हम यूज कर रहे हो इस चीज का बहुत एहतियात से ख्याल रखना है कि आपको ऐसा बॉडी में जो उसकी जो आपने वेरिएबल्स कंडीशन में यूज किए हैं ना, वो आपके उस लूप के बॉडी में इस तरीके से डिफाइन करना है कि वो कहीं ना कहीं जाके एंड जरूर हो रहा हो, मतलब लॉजिकली। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप लॉजिकली एंड नहीं हो रहा होगा तो वो लूप इनफाइनाइट तक ही चलता रहेगा, आपका जो प्रोग्राम है ना वहीं पे उसी में फंस जाएगा, और वो कंप्यूटर की पूरी मेमोरी यूज कर लेगा और आखिर में हैंग हो जाएगा सॉफ्टवेयर भी। आई बात समझ? तो इसको जो है ना मद्देनजर रखना है, और मैंने इस चीज को इस लूप में मद्देनजर रखते हुए एक नई चीज एक कंडीशन डाली है, वो अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब आप बताएं आप क्या कर रहे थे? सर ये जो x माइनस एक्स बी है हम्म, ये तब तक ही चलेगा, भले वो हाँ 300 से बड़ा हो या उसमें उससे कम में भी आ जाए, तब भी ये x माइनस एक्स बी वाली कंडीशन को लेगा ना? हाँ, ये मतलब हमारी लॉजिक जो लगाई हुई है ना वो इस कंडीशन में लगाई हुई है। मिसाल आप जो है ना थोड़ा ज्यादा गौर करके किसी और वेरिएबल पे लॉजिक लगा के इनसे निकालते हैं, तब भी आप कर सकते हैं।
वो ये मगर यहाँ पर जो इस फंक्शन में, क्योंकि अगेन प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है कि 10 प्रोग्रामर बैठे हैं, उनको एक टास्क दो ना, ये ऐसे ये मुमकिन है कि 10 के 10 डिफरेंट तरीके से करें, मतलब मेन लॉजिक तो वही होंगी, मगर वेरिएबल्स के ऊपर जो लॉजिक्स लगा दें, एग्जीक्यूट करवाने का जो सिस्टम हो सकता है 10 के 10 डिफरेंट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो हर कोई अपने अपने एप्टीट्यूड और अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करता है। बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें अब हो सकता है आप में से बैठे हैं और आपने गौर करके आप इसी न्यूटन रेफसन को आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको काफी जो फंक्शन ना ऐसे मिलेंगे जो इस तरीके के नहीं होंगे, मतलब वो किसी और वेरिएबल में, और ये भी पॉसिबल है कि फॉर लूप से भी करवा सकते हैं, मगर उसमें हमें इफ एंड एल्स की कंडीशंस लगा लगा कर भी हम करवा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं हो सकता है वो भी यूज, मगर उसके फिर थोड़े से हमें लूप होल्स को भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आपको जिक्र कर रहा था, फिल वक्त के लिए अभी समझ में ना भी आया हो तो अभी जहन में रखें, जैसे ही मैं इस फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करूंगा ना, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको और भी मजीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, n इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे n इज इक्वल टू n प्लस 1। इसका मतलब क्या है, कि कोई बताएगा? सर वो ये 0+1 हो रहा है ना। हाँ, मतलब ये क्या हो रहा है कि n की वैल्यू है ना, हर मतलब एक दफा लूप चलेगा तो ये n में 1 ऐड हो जाएगा, फिर दूसरी दफा लूप चलेगा n 2 हो जाएगा, मतलब हर 1 टर्न पे ये 1 इस n में 1 ऐड करता जा रहा है। मेन चीज ये, ठीक है, तो ये इसलिए लगाया है यस सर। इसके नीचे ही आपके पास ना एक कंडीशन लगाई हुई है कि इफ n ग्रेटर देन 300, मतलब अब क्या हुआ, हमने कोई फंक्शन लगाया, कोई लॉजिक लगाई और n जो है ना 300 दफा लूप चलाया और फिर भी हमें आंसर नहीं मिला, तो हमने कंडीशन ये लगाई हुई है कि भाई अब 300 दफा जब आइटरेशंस हो गई हैं तो उसके बाद भी आंसर नहीं मिला, मतलब ये कंडीशन जो है ना आपकी वो नहीं हो रही, फास्ट नहीं हो रही, और आपके पास जो है ना ये लूप चलता जा रहा है, तो आप ब्रेक कर दें, मतलब वहीं पे खत्म कर दें। हम अक्सर कहते हैं ना कि भाई ठीक है, कोशिश करना यूं हो जाए, नंबर ऑफ अगर हाइड्रेशन फिर ज्यादा हो जाएंगे ना सर, हाँ 300 से भी बड़े हो जाएंगे। हमने लिमिट लगा दी कि भाई ठीक है 300 तक चलाओ, अगर 300 तक आंसर नहीं आता, जो भी आंसर आया है ना बस वो वहीं ब्रेक कर दो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब ये क्यों लगाया है n, और n इज इक्वल टू 0 क्यों किया है, ये तो लॉजिक समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, अब क्या किया है इस लूप के अंदर, बाहर तो हमने इन दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है, इस लूप के अंदर क्या किया है, x जो है n आर जो इनिशियल वैल्यू थी उसको हमने क्या किया है, वो इसके बराबर कर दिया xb के। ठीक है, अब xb समझोगे ये आपका बराबर हो गया इनिशियल वैल्यू की। अब फिलहाल बात क्लियर हो गई? इसके यस सर। बाद हमने क्या यस किया सर, है, यस सर। y इज इक्वल टू फंक्शन को इवेल्युएट करवाया है, और वो फंक्शन हमारा कौन सा है, जो हमने फंक्शन दिया हुआ होगा उसको इवेल्युएट करवाया है x पे। x क्या है, हमारा इनिशियल वैल्यू अभी पहले टर्म्स के लिए, तो कोई ना कोई आंसर आएगा, ऐसे ही है ना? जी सर, आएगा। ओके, इवेल्युएट करवाया तो आपके पास अगर वो इक्वेशन ध्यान में रखें न्यूटन वाली, x इज इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 माइनस फंक्शन को इवेल्युएट करवाया आपने पहले x n माइनस 1 पे, ये ध्यान में रखिएगा, और डिवाइडेड बाय किससे करवाया था, डेरिवेटिव ऑफ x n माइनस 1। ठीक है, अब मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ वो ये काम कर रहा हूँ, पहले इसको फंक्शन को इवेल्युएट करवाया x पे, तो इट मींस ये वाला मुझे टर्म मिल गया या नहीं? जी सर, मिल गया मिड जो हमने सबसे पहली वैल्यू दी थी उसी के ऊपर ये कैलकुलेट करके हाँ, दे दिया। मतलब अभी देखो हमें नेक्स्ट टर्म मालूम करना है, तो नेक्स्ट टर्म के लिए हमें क्या कितनी चीजें चाहिए, x नॉट तो हमें मिला हुआ है, मतलब क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन हमें ये इनिशियल केस है, ये मतलब x0 है, तो x0 भी हमें मिला हुआ है, वो यहाँ ये आ गया, ये वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, x0 को इस ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके इवेल्युएट करवाया, तो उसका जो भी आंसर आया वो मेरा ये कहलाएगा। ठीक है, अब मुझे नीचे बाकी ये टर्म चाहिए,
ऐसे ही है ना, नहीं डेरिवेटिव। जी सर, अब इसको डेरिवेट करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव की इक्वेशन याद है कि ओरिजिनल फंक्शन को हम इवोल्यूट करते हैं मगर किस पे, x नॉट प्लस h पे और माइनस x ऑफ x नॉट, ऐसे ही था ना जी सर, डिवाइड। जी सर। तो ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है, देखो h इस डिवाइडेड बाय h। फंक्शन को हम इवोल्यूट कर रहे हैं किस पे, x प्लस डेल्टा x पे, और डेल्टा x मैंने पहले डिफाइन किया हुआ है। h है h। आई बात समझ में, यहां तक बात क्लियर हो रही है। पहले फंक्शन को इवोल्यूट करा है उसमें, फिर माइनस y ये वाला, सही है सर। ठीक है, सही है। डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और इसको सेव करवाए y अंडर इसको DRIV, DRIV मतलब डेरिवेटिव, मतलब इसका सेंस ये मतलब लिखा हुआ है। तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो ये होगा, ऊपर वो इस जगह पर सर फंक्शन, ये जो नेम x, नेम फंक्शन नेम प्लस डेल है, तो इसके हाँ अंदर तो सर वो इक्वेशन ही आ जाएगी ना सर, एग्जैक्टली ना, उस सबसे इक्वेशन को पहली तो वाली। यहाँ पर जो वो इक्वेशन है ना, वो इस इक्वेशन को हमने एफ नेम, जो भी इक्वेशन होगी वो सेव होगी एफ अंडरस्कोर नेम में, और उसको इवैल्यूएट करवा रहा है यहाँ पे। वो जो सबसे पहले ऊपर आपने इक्वेशन लिखवाई है, हाँ वही ये आएगी। वाली, ये वाली एग्जैक्टली, इस फंक्शन को, ये फंक्शन को इवैल्यूएट करेगा इस पे x प्लस डेल्टा x पे, और माइनस y, और माइनस y क्या है एक्चुअल में, ये फंक्शन है जो कि आपने डायरेक्ट x पे इवैल्यूएट किया हुआ होगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव का फार्मूला यही है ना, फार्मूला ज़हन में है ना डेरिवेटिव का, या नहीं। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दफा समझ में आ गई ना चीज, तो इंशाल्लाह फिर आप लोग आराम से देखो। पहले ये फार्मूला इसका क्या है, इस फंक्शन को इवैल्यूएट करो पहले स्मॉल चेन के साथ, फिर माइनस करवाओ ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यू पुट करके, फिर डिवाइडेड बाय सही। स्मॉल चेन, तो डेरिवेटिव का फार्मूला ही यही है, तो हम उसको ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना एक्चुअल में यहाँ पर। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, ये ठीक, ये आ गया, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, x इज इक्वल टू एक्स बी अभी जो है हमारी किसके बराबर है, वो बराबर है इनिशियल वैल्यू के माइनस y डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ y, फंक्शन डिवाइडेड बाय जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला आ गया ये पूरा। न्यूटन रैप्सन का पूरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई, उसके बाद फिर इन वैल्यू को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अच्छा, एफ प्रिंट एफ फंक्शन जो है इसमें आपके पास जो मैटलैब में है, इसमें बड़ी एक अच्छी चीज ये है कि इसमें अंदर हम किन किन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, या किन किन जिस तरह अक्सर देखा होगा ना, वेरिएबल्स भी जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होती रहती हैं तो वो उस हिसाब से शो होते रहते हैं, तो ये प्रिंट एफ में हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है n इज इक्वल टू परसेंटेज साइन 3.0f। अब ये 3.0f का मतलब क्या है कि ये जो है n इज इक्वल टू करने के बाद परसेंटेज जब हमने साइन दी, तो ये क्या करेगा, इसको हम जब परसेंटेज देते हैं तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर वेरिएबल जिसको प्रिंट करवाना है वो लिखना पड़ेगा। तो मैं n इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, n की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ कि मुझे पता चले ये अभी कौन सी आइटरेशन चल रही है। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर परसेंटेज दिया और यहाँ पे मैंने n लिख दिया, तो यहाँ पर n की जो भी वैल्यू होगी उस टाइम ये प्रिंट कर देगा। 3 पॉइंट क्या मतलब है, 3 का मतलब है 3 स्पेसेस के बाद, 0.0 का मतलब है कि जो आपके पास जो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हो वो लिखने के कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2, जहां पे 0 लिखा हुआ है क्योंकि हमें डायरेक्टली एक होल नंबर चाहिए, और f इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि डायरेक्ट वैल्यूज आ गई। ठीक है, इधर से पिक करेगा। अच्छा, इसी तरीके से x इज इक्वल, सर ये n तो नंबर ऑफ आइटरेशन दे देगा। हाँ x में जो हम अब जो है वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू उस टाइम क्या है, मतलब जब हम आइटरेशंस कर रहे होते हैं ना, तो उनकी वैल्यूज क्या क्या है उस टाइम हैं, तो वो हम साथ साथ देखना चाह रहे होते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे ये सारी वैल्यूज प्रिंट करवाई हुई हैं। अब बताएं क्या कह रहे हैं आप। सर ये जो आपने n लिखा है, तो n इज द नंबर ऑफ आइटरेशन, कि कौन सी आइटरेशन पे हमारे पास आएगी वैल्यू, सही है। हाँ, और ये 3.0 का क्या है सर, तो मैं यानी वही कि आइटरेशन कौन सी, अगर थर्ड आइटरेशन का आंसर आ रहा है नहीं 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 5.613, नहीं, ये फिर थर्ड या फोर्थ से कंसर्न नहीं है, ये प्रिंटिंग के पैटर्न से कंसर्न है। अब मैं शायद यूं करूंगा, जब मैटलैब में इम्प्लीमेंट अभी करवाऊंगा ना,
तो उसमें मैं वहां पे चेंजेस करके समझाऊंगा। मगर ये क्या है, ये देखो कह रहा है कि इक्वल के बाद कितने स्पेसेस होने चाहिए, वो यहाँ पे आएंगे, मतलब 3 स्पेसेस आने चाहिए तो आप 3 लिखेंगे, 4 आने चाहिए 4 लिखेंगे। अभी मैं आपको शायद मैटलैब में करके डायरेक्ट दिखाता हूँ, उधर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उधर क्लियर हो जाएगा। मगर मतलब इन दोनों का काम क्या है, जो भी वेरिएबल्स है ना, जो भी वेरिएबल्स के आउटपुट आ रहे हैं उनको प्रिंट करवाते जाना, और एट द एंड लास्ट में फाइनल आंसर को सेव करवाएंगे। आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा। अब जो है मैं क्या करता हूँ, इनको इम्प्लीमेंट करता हूँ डायरेक्ट। मैं देखता हूँ कि मेरे पास अच्छा ये यहाँ पे सामने नजर आ रहा है, यस मैटलैब नजर आ गया। ठीक है। ओके अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ तक तो बात क्लियर होगी आप लोगों को। यस ये मैंने डायरेक्ट इक्वेशन पुट कर दिए, ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ था थोड़ी अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो वो मैं उसी पे दिखा रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा अभी, वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है वहां से। तो ये फंक्शन इंटर हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ है इसमें। नो सर ये तो ओके सही है। अच्छा, अब आगे ये वाला हमारा, ये न्यूटन वाला फंक्शन, ये एग्जैक्ट वही फंक्शन है जो समझो कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है यहाँ पर। इसको मैंने पूरा समझाया हुआ है, जो मैं चीज जो समझानी बाकी जो ये है वो मैं अभी रन करके समझाऊंगा। पहले आते हैं कि इसको किस तरीके से हम रन करेंगे। तो इसका तरीका अगेन वही, कि जब भी फंक्शन को कॉल करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको उसके आर्ग्यूमेंट देंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना न्यूटन एंड, मैं इसी को ही करेंगे। कॉल करेंगे। तो क्या कर रहे हैं न्यूटन को, मैं यूं कह रहा हूं कि भाई, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा न्यूटन जो फंक्शन है इसको मैं सेव करवा देता हूं जेड पे। ठीक है, ये रिटर्न करेगा इनिशियल मेरे, वैल्यू हमने 4 दे दी। हाँ इनिशियल वैल्यू 4 दे दी, और इक्वेशन मैंने ऑलरेडी इक्वेशन 1 के नाम से फंक्शन सेव करवाया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली वहां से पिक कर लेगा, कि फंक्शन वहां से पिक करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर ये पूरा परफॉर्म करेगा। अब इनिशियली हमारा क्या है इसमें केस 4 है, और इक्वेशन हमारी कौन सी है, जो इक्वेशन 1 पे हम सेव किया है। इट मींस जब आपको एक दूसरे किसी इक्वेशन का आपको मालूम करना हो, तो या तो आप नया फंक्शन बनाए उसको नया नाम दे, या यहाँ पर ही वो इक्वेशन इंटर कर दें डायरेक्ट, तो वो उस इक्वेशन पे आपको ये सेम फंक्शन जो है रूट निकाल के दे देगा। बात क्लियर हो गई। अब इसको मैं कर रहा हूँ इंटर, आंसर नजर आ गया आपको। यस सर। ठीक है, अब इसने टोटल 5-6 आइटरेशन में इसका आंसर आ गया, तो उसने लूप वहीं पे खत्म कर दिया। अब इनिशियल गेस जो है ना मैं चेंज करता हूँ, देखते हैं क्या इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मैं इनिशियल गेस जो है ना 10 कर देता हूँ। इनिशियल गेस जब मैंने 10 किया तो मेरे पहले 6 आइटरेशन चली थी, अब तो 4 आइटरेशन पे ही काम हो गया मेरा। सही है सर। ठीक है अच्छा, अब आपके पास ये जो है, जो बाकी में चीज समझाना रह गई थी, जो ये है, मैं वही 4 पे लेके चलता हूँ। अब आप देखें, इसको मैं कहता हूँ 10, इसको मैंने किया सेव। ये कुछ नजर आ रहा है अभी, स्पेसेस बढ़ गए। यस यस सर। यस सर, पेज ये बढ़ा। इस वजह से कि इसमें मैंने लिखा है कि ये जो इंडिकेट करता है परसेंटेज साइन के बाद, कि भाई 10 जो है स्पेसेस दो, उसके बाद जो है ना एफ इंडिकेटर फ्लोटिंग पॉइंट में, जो वो जो पहला यहाँ पे आपने वेरिएबल लिखा वो उसको प्रिंट करेगा।
अब यहाँ पे इसी की जगह मैं जो है ना 1 कर देता हूँ। अब देखिएगा, अब मेरे ख्याल में अब बेहतर समझ में आ गया होगा। वैसे मैं अगर वैसे बोलता रहता शायद इतना क्लियर ना होता। अब देखें यहाँ पे कितना था, इतने स्पेस आ गए, यहाँ पे कितना है, बिल्कुल करीब आ गया। बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये फ्लोटिंग पॉइंट के बाद कितने आए डिजिट्स, तो इसको मैं रन करता हूं अगेन। ये देख रहे हैं? जी यस सर। सर, अब बात क्लियर है सबकी? बिल्कुल सर। यस सर। तो ये है सेम इसका लॉजिक, और इधर भी ये, अच्छा ये एक फ्लोटिंग पॉइंट में, और ये जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। इसको तो हम डायरेक्ट फ्लोटिंग में जब नंबर लिख रहे होते हैं, जिस तरह ये फ्लोटिंग पॉइंट क्या होते हैं, जब आप डॉट के बाद में वैल्यूज डॉट के फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो वो फ्लोटिंग पॉइंट में आता है, और ये जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है तो वो यहाँ पर ई में लिखते हैं। और इसकी लॉजिक भी कुछ इस तरीके से कि भाई आपके पास जो डॉट से पहले कितने डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है, डॉट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये उसके बेस पे टोटल लिखा हुआ है। इसको भी आप चेंज करेंगे, मिसाल तौर में इसको चेंज कर देता हूँ, सपोज करें इसको मैं 8 कर लेता हूँ, तो ये अच्छा 8 के जो इसमें ये क्या कर रहा है, जब आप वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो अब फॉर सपोज मैं लिख रहा हूँ 1 2 4 3 5 8 9। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 है। अच्छा ये 8 और ये 8 हो गए। अच्छा अब जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा ये जो यूं हो जाएगा ना, ये 1.24 इंटू मतलब एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में फिर हम क्या लिखेंगे, ये 1 2 3 ठीक है 7। तो यहाँ पर भी इसकी एग्जैक्टली वही लॉजिक्स लगाई हुई हैं। अब इनके जो भी इंसर्ट्स आ रहे हैं, ये उन इंसर्ट्स पे ये लॉजिक लगा रहा है। तो हम ये कितने आपके पास होने चाहिए टोटल ये डिजिट्स, अब मिसाल लो ये 2 4 5 6 7, अब इसके आगे 0 0 होंगे तो उसने वो स्किप कर दिए। सर ये 12.5 एक्सपोनेंट क्या है सर? मैं उसी को तो पिंक समझा में रहा लिखा हुआ था। हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। मैं असल में ये नंबर जो है ना, अब क्योंकि ये नंबर छोटे हैं, इनको बहुत छोटी वैल्यू करके लिखते हैं। ये दोनों सेम है, ये एक्सपोनेंशियल और ये एक्सपोनेंशियल, बात सेम ही है। इसको 1 कर देते हैं तो फिर आपको बेहतर समझ में आए। ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल है कहाँ गया, ये तो वैसे ही इसकी वैल्यू कम है 2.3। अच्छा ये वैसे ही इसकी वैल्यू बहुत कम है, ये 2.8 2.8 2.8, किसी और का करते हैं। सर ये 12 का मतलब ये है कि 12 डिजिट हाँ कोई भी आए, उसके बाद पॉइंट के बाद 5 आए। एक्चुअली में पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद वाले, असल में मसला ये हो रहा है कि इसकी वैल्यू पता नहीं इतनी छोटी आ रही है कि ऑलरेडी वो जो है ना पॉइंट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल करके फिर वो लास्ट में डिजिट तो हमें एक ही देगा। अब यहाँ पे देखें 2 4 5 डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद, अगर ये आपने नोट किया हो तो पॉइंट के बाद वो 5 डिजिट्स आ रहे हैं। अब इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ, सपोज करें मैं इसको 2 कर लेता हूँ, तो फिर आपको देखते हैं कितने आते हैं। अब ये देखा, ये समझ में आया अभी नहीं? यस सर, पॉइंट के बाद जितना डिजिट चाहिए। और एक्सपोनेंशियल में आ गया, और पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं। असल में यूं हो रहा है कि इनके इंसर्ट जो है ना इतने वैसे ही छोटे हैं कि वो इतने ज्यादा नंबर आ ही नहीं रहे, 1 ही डिजिट आ रहा है।
मैं इसको 0 तो नहीं कर सकता, मगर चलो 0 ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। मैं भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। 0 नहीं कर सकते, क्योंकि 0 करेंगे तो वो वैसे ही वो खत्म हो जाएगा ना। तो ये बस इस तरीके से पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो नहीं हो, ये आप अपने उस हिसाब से सेटिंग कर लें। ये सर देखो मगर वो एक्सपोनेंट में कुछ नहीं दे रहा वो। एक्सपोनेंशियल उसमें है ही नहीं, ये देखो आप नोट करें, उसको वैसे ही नहीं है। मैंने जितने भी पहले चलाए हैं ना वैसे ही नहीं, क्योंकि वो इतनी छोटी वैल्यू एक्सपोनेंशियल उसका आता ही नहीं है, मतलब 0 0 ही आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये पहले वाले रन किए हुए हैं जब 12 पॉइंट आया, अभी नीचे वाले लास्ट वाला है देखें, इसके एक्सपोनेंशियल में है ही नहीं। इसको चेंज करके देखते हैं ना। ये कौन सी वैल्यू थी? वाई की। हाँ, अब ये देखो, यहाँ पे पहले अब 2 डिजिट्स तक आ गया, ये तो 1 डिजिट ही रहा है, और यहाँ पर भी जो भी एक्सपोनेंशियल है तो आ रहे हैं। देखो 9 6 जो भी इसके एक्सपोनेंशियल है ना, देखो जो भी है वो आ रहे हैं। लॉजिक तो समझ में आ गई ना अब? यस सर, ये जो 1.2 लिखा हुआ है ये y वाला, हाँ इसका मतलब ये है कि एक डिजिट हमें पॉइंट से पहले चाहिए और 2 डिजिट पॉइंट के बाद चाहिए, और बाकी जितनी भी वैल्यूज है वो एक्सपोनेंट में चली जाएं। एग्जैक्टली, ठीक है। वो एक्सपोनेंशियल, वो नॉर्मल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट में लिखते हैं, जैसे आपको इजी लगे, मतलब हर किसी की अपनी मर्जी है। मगर एक फंक्शनलिटी आपको पता चल गई कि ये इसमें एक अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनलिटी है एफ प्रिंट एफ में, कि आप किस नंबर जो वेरिएबल है आप उसको किस फॉर्मेट में किस हिसाब से प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। आई होप कि ये लॉजिक क्लियर हो गई होगी। यस सर। यस सर। ओके, और असल में अगर देखा जाए तो ये जो लैब का मेन काम पूरा हो गया अभी यहाँ पे, मतलब क्योंकि सारी लॉजिक्स वगैरह जो भी हमें लगानी थी वो लगे। अब जो नेक्स्ट मेथड है, फंक्शन एक बनाया हुआ है, और अब ये फंक्शन काम एग्जैक्ट वही कर रहा है, मगर इसमें थोड़ी सी ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा की गई है, तो इस वजह से इसका कोड थोड़ा सा लेंथी है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जो एक ग्राफ प्रिंट करेगा जिसमें इनिशियल वैल्यू आपकी कितनी थी, जो आप 2 वैल्यूज आप जिसका जिक्र कर रहे थे ना, फिर उन दोनों का वो एवरेज निकालते हैं, फिर उसके बाद वो जो आपके पास इनिशियल वैल्यू ये हमारे पास यहाँ 2 है, नहीं नहीं 32 नहीं, है। मैं आपके नहीं, ये 32 ये इनिशियल वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट शो कर रहा है 1 2 3 4, मतलब पहले मिसाल लो 0 और 1 आया, उसका उसने उससे निकाला न्यूटन रेफसन का एक क्या कहते हैं कि जो भी इंटरमीडिएट वैल्यू निकाली, फिर वो आई, फिर उसके बाद एक और निकाली। तो ये सारा जो इस ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करने के लिए ना कोड थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है, मैं आपको समझा। बाकी न्यूटन को जो निकालने के लिए वो एग्जैक्ट सेम लॉजिक है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो आते हैं इस फंक्शन पे, मैं क्विकली समझाता हूँ। CLF मतलब क्लियर फिगर, और होल्ड ऑफ मतलब आपको पता है कि वो जो फिगर आती है उसका उस पे नहीं, एक न्यू फिगर पे एक प्लॉट करेगा। फंक्शन कौन कौन से चीजें इनपुट लेगा? फंक्शन नेम, वो इनिशियल वैल्यू, ठीक है, एक्स मिनिमम एक्स मैक्सिमम और नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये इसको आर्ग्यूमेंट में मिलेंगे, और आउटपुट में ये सिर्फ रूट हमें देगा और एक प्लॉट हमें करके देगा। डेल एक्स जो है मतलब जो एच है वो 0.001 होगा। अच्छा, ये जो WID अंडरस्कोर एक्स है, इसका मतलब विड्थ ऑफ एक्स। विड्थ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि जो मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस है वो निकालेंगे। तो एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, जो भी इनिशियल आपने वैल्यूज दी होंगी ना, उन दोनों के दरमियान जो एक डिफरेंस कितना है उसको हम कह रहे हैं विड्थ ऑफ एक्स, ठीक है। और डेल्टा एक्स dx किसके बराबर है? जो आपके पास एक्स H। मैक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस आया ना विड्थ ऑफ एक्स, उसको नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो आपको dx मिल जाएगा। अच्छा, ये उससे फिर हमें क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस की वैल्यूज मिल जाएंगी कि एक्स मिनिमम स्मॉल चेंज फिर एक्स मैक्सिमम, तो ये वैल्यूज चलती रहेंगी। यहां तक बात क्लियर हो गई? जी सर। क्या नहीं हुई?
असल में इसमें क्या हो रहा है कि एक्स मिनिमम एक्स मैक्सिमम और पॉइंट दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि मैं इसको ना एक छोटे से एग्जांपल से समझा दूं। मैं आपको दे रहा हूँ एक्स मिनिमम 1, एक्स मैक्सिमम 5 और मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ 3। तो ये क्या करेगा, ये जो लॉजिक है ना, वो ये क्या करेगा, इन दोनों का पहले एक्स मिनिमम से स्टार्ट करेगा और dx किसके बराबर हमने किया हुआ है, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 3। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 के चेंज से मतलब के चेंज से हमारे पास कहां तक चलेगा, 5 तक चलेगा। टोटल लॉजिक ये है। अब बात क्लियर हो गई। जो मिनिमम और मैक्सिमम देगा और नंबर ऑफ पॉइंट्स देगा, उस बेसिस पे जो है हम इस चीज को निकालेंगे कि एक्सपी क्या होगा। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा। फिर उसकी हर वैल्यू पे, एक्सपी की हर वैल्यू पे उस फंक्शन को हम इवोल्यूट करेंगे, तो वो हमारा हो गया वाईपी। वाईपी में क्या चीज होगी, वाईपी में हमारा पास एक्सपी की हर वैल्यू पे इस फंक्शन का क्या आउटपुट आएगा, वो पूरा इसमें सेव हुआ होगा। क्लियर है? हाँ या ना, जवाब नहीं आ रहा किसी का। हमजा सर एक बार दोबारा समझा दे, यही एक्स मिनिमम dx और मैक्सिमम वाली। अच्छा ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, असल में ना वो ग्राफिक्स को हम प्लॉट करवा रहे हैं ना। मेन असल में क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफ है ना, इसको प्लॉट करवाने के लिए हम ये सारी चीजें एफर्ट कर रहे हैं। हमें इसमें अब इस मैटलैब को कैसे पता चले कौन सी चीज प्लॉट करनी है, कौन सी नहीं करनी, या कहाँ से स्टार्ट करनी है। अब मिसाल दो, या मैं इससे थोड़ा सा समझाता हूँ आउटपुट के वजह से। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इनिशियल वैल्यू उसने 4 दिए, 0 एक्स मिनिमम में और 0.7 जो है एक्स मैक्सिमम में और 50 पॉइंट्स हैं। तो इसमें क्या किया हुआ है, 0 से लेके 7 तक 50 पॉइंट में डिवाइड करके उस पे एक्सपी की वैल्यूज निकाली हैं, ताकि हमें जो है मिनिमम और मैक्सिमम पता चले और हम ये लाइन ड्रॉ कर सकें। ये जो लाइन नजर आ रही है आपको एक्स एक्सिस पे, इसको ड्रॉ कर सकें। पूरी एफर्ट इस चीज की हुई है। तो अब मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक्स मिनिमम और मैं एक्स मैक्सिमम तो वहां से एज ए आर्ग्यूमेंट के तौर पे आएंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना? ठीक है। जी हाँ सर। अच्छा, जी सर। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उस डिफरेंस को इन पॉइंट से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक उसको हमने सेव करवाया dx। dx वो चेंज होगी जो कि x मिनिमम से लेके x मैक्सिमम तक हमें स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट्स हमारे हैं उसमें मीन वैल्यू देगी, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू नहीं है, मीन वैल्यू तो के सबका एवरेज कहलाते मतलब हैं। मैक्सिमम माइनस हाँ, मिनिमम। हमें ये स्मॉल चेंज देगा कि किस स्मॉल चेंज पे हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंचना है और उतने ही पॉइंट्स चाहिए जितने हमें ये रिक्वायर्ड है। dx क्या होता है, सपोज करें, अच्छा मैं यूं कहूं कि हाँ आपके पास मैं कहूं 100 रुपए हैं, ठीक है, और आपको 10 बंदों में देना है इक्वली, तो आप क्या करते हैं? डिवाइड बाय 10। तो इसका मतलब है हर बंदे डिवाइड को बाय 3, 100 रुपए 10 बंदों में देने हैं, तो कैसे करेंगे डिवाइड हम? बाय 10 होगा ना सर। हाँ, तो आप हर एक बंदे को 10 है, 10 3 नहीं है। कितना मिलेगा हर एक बंदे को? 10 बंदों में जा रहा है तो हर एक बंदे को कितना मिलेगा? 10 10 मिलेगा, 10 10 10 मिलेगा। मिलेगा। रुपये। इसका मतलब यूं है कि अगर मैं यूं कहूं कि पहले बंदे को 10 मिला, दूसरे बंदे को 10 मिला, तो हमारा खर्च कितना हुआ? 20 रुपए हो गए। तीसरे बंदे को 10 मिला, तो अगर यही सेम अब क्या हुआ, ये जो 10 रुपए हर बंदे को मिल रहे हैं, ये क्या स्मॉल चेंज है, मतलब जो टोटल आपको 10 बंदों में इक्वली डिवाइड करने के लिए 100 रुपए को आपको 10-10 रुपए हर एक को देने पड़ेंगे। यहाँ इसको और इजी यूं करूं कि इसको डिवाइड करो, 20 बंदों में देना है 100 रुपए, कितने आएगा एक एक बंदे के पास?
5 सर उसमें फिर 5 रुपए आएंगे। एग्जैक्टली, इट मीन्स मैंने क्या किया, इस 100 रुपए को 20 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो मुझे पता चला कि 5 रुपए हर एक को देने पड़ेंगे। तो ये जो 5 है ना, ये dx है, और वही यहाँ पे निकाला हुआ है कि तो x मिनिमम और x मैक्सिमम, इन दोनों को डिवाइड करना है n पॉइंट्स में। मतलब इन दोनों का डिफरेंस सपोज करें आ जाता है 100 आ जाता है, और n पॉइंट्स आपको मिल जाता है 20, तो अगेन dx क्या आएगा? 5। तो बात समझ में आ गई अब कि ये जो जी सर। x मिनिमम और x मैक्सिमम जो है वो आपका n डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड करने के लिए कितना उनका dx आएगा वो मालूम करना है। वो dx हमें ये बताता है कि अगर ये तो समझ आ गया सर। समझ में आ गया ना, तो अब ये पूरी हाँ। कहानी है। xp भी क्लियर हो गया होगा फिर तो। जी सर, ये 100 से लेकर एक मिनिमम अगर 1 है और हाँ एग्जैक्टली, 0 मतलब से लेकर 100 तक। 0 से लेके 100 तक जाएंगे, तो आपको 0 से लेके 100 तक इक्वल 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, 10 पॉइंट्स में आपको ये बांटना है। तो आपको चेंज कितनी होनी चाहिए वो हमें dx ने बता दिया कि भाई इतनी होनी चाहिए। सही तो है सर। हमने इसके, तो इस वजह से यहाँ पर वही किया हुआ है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब ओके। नेक्स्ट ओके, XP yp इज इक्वल टू x YP। डिवाइडेड ऑफ xp, मतलब xp की जितनी भी वैल्यूज आई हैं उन सब वैल्यूज पे जो है ना फंक्शन को इवैल्यूएट करें और उसको yp में सेव कर दें। सही। तो हमारे पास क्या आ गया, xp कामा yp। अब फंक्शन हमारा प्लॉट हो गया। बात क्लियर हो गई अब? यस सर। मतलब x एक्सिस पे हमारी ये रेंज आ गई, y एक्सिस पे उस फंक्शन को हमने इवैल्यूएट किया तो कुछ ना कुछ ग्राफ बना होगा, तो उस फंक्शन का हमें ग्राफ मिल गया जो कि सही इस, सर। और x लेबल, y लेबल और टाइटल ये क्या होते हैं? x लेबल मतलब आपके x एक्सिस पे क्या टाइटल होना है, ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो आपका ये जो प्लॉट हुआ है ना, ये वाला हिस्सा, ये उस प्लॉट yp और xp और yp से प्लॉट हुआ है, और ये जो आपका x ये है आपका y लेबल, और ये है x लेबल, रेंज है। और ये x लेवल पे जो भी लिखेंगे ना वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अक्सर लिखा होता है ना, रेंज है सर। और ये टाइटल है न्यूटन आइटरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना टाइटल, ये न्यूटन आइटरेशन, मतलब यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना टाइटल वो प्लॉट के ऊपर आ जाएगा, और एक्स टाइटल एक्स लेवल में जो लिखेंगे वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और वाई लेवल पे जो भी लिखेंगे वो वाई एक्सिस पे ना लिख कर आ जाएगा, इंडिकेट कर देगा ये वाई एक्सिस किस चीज का है। तो ये यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। यस सर। ओके, उसके बाद क्या है, होल्ड ऑन का फंक्शन। होल्ड ऑन क्या करता है, वो जो प्लॉट कर दिया है ना उसको वहीं होल्ड करेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो भी हम प्लॉट करेंगे ना वो उसी के ऊपर प्लॉट होगा। होल्ड ऑन का काम ये होता है, अगर मैं होल्ड ऑफ कर देता ना तो नेक्स्ट प्लॉट जो भी मैं करता तो वो क्या होता है, एक न्यू फिगर में आ जाता है। जिस तरह ना पिछले लेक्चर में हमने किया है कि हम जितने दफा प्लॉट करते हैं वो हर दफा न्यू फिगर में आ जाता है, नई फिगर अलग अलग आती है। अगर होल्ड ऑन करेंगे तो क्या करेगा, हमने ये प्लॉट जो करवाया ना इसी के ऊपर ही जो हमने जो नया फंक्शन प्लॉट करवाएंगे वो आ जाएगा। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। यस सर। अच्छा, गुड। एफ एम नेम का मतलब सेम ही है कि फंक्शन जो हमें दिया हुआ है उसको पहले प्रिंट कर देगा कि कौन सा फंक्शन है जो हमें मिला है, ठीक है। और अगेन वाई मिनिमम का मतलब है कि आपके पास वाई एक्सिस में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई एक्सिस की वैल्यू कौन सी है, वाई पी। तो मैटलैब का एक फंक्शन है मिन करके, उसमें जो भी वेक्टर देंगे ना तो उस वेक्टर के अंदर जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी ना वो हमें रिटर्न करेगा। तो मैंने मिन वाई पी लिखा, तो इस फंक्शन इस वेक्टर के अंदर जो वाई पी हमने निकाला था इसमें सारी वैल्यूज थी ना, इसमें जो सबसे मिनिमम होगी वो निकाल के वाई मिनिमम में सेव कर देगा। सिमिलरली मैक्स का भी काम वही है, जो भी उसको हम वेक्टर देते हैं जो भी उसको आप वेक्टर देंगे उसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना वो निकाल के हमें आउटपुट दे देगा। तो उसको हमने सेव करवा दिया है वाई मैक्स में, और इन दोनों का डिफरेंस निकाला और उसको हमने कहा विड्थ ऑफ वाई। बात क्लियर होगी?
जी सर। ओके, ठीक है। उसके बाद yp के हर एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई xp के जो हर एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करवाया और उसको एज ए yp के तौर पे सेव कर दिया, और हमने प्लॉट करवा दिया xp कामा yp। एक्चुअली में ये क्या हुआ, ये जो सिंपल लाइन है ना, ये जो ये वाली लाइन, इसको प्लॉट करा। पहले वाले ने सिर्फ ये प्लॉट किया, और दूसरा प्लॉट जो अब नजर आ रहा है ना, जिसको हमने 0 से मल्टीप्लाई करवाया। 0 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो भी आपके पास आ गया, जब मैं इसको xp को 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इसमें क्या होगा, ये yp में सारे जीरो आ जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई, 0 से जो YP में भी, वो जाएगा ही नहीं, हाँ मतलब 0 Y एक्सिस में। yp में क्या वैल्यूज कौन सी होंगी, सारे 0 0 0 0 आ जाएंगे। तो आपके पास क्या होगा, जब x y जो 0 0 है तो ये लाइन ही ड्रा होगी ना यूं। आई बात समझ में? तो प्लॉट xp yp, तो ये जो हमने प्लॉट करवाया था ना ऊपर। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, एक मिनट। सर आवाज कट रही है। हाँ एक मिनट, नेटवर्क का इश्यू है शायद। अब क्लियर है? अब क्लियर है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ रुक रुक के आ रही है सर। अच्छा अब तो नेटवर्क का इश्यू है। अब सही हो गई सर। ओके गुड। अच्छा तो यहाँ पे हमने लाइन को प्लॉट करवाया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, ये जो पूरा प्रोसेस हम करवा रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा वही पार्ट है जो हम पहले फंक्शन में जिक्र करके आए। आई बात समझ में? ये वाला पूरा पहले वाला जो हमने न्यूटन रेफसन को अब करवाया था ना, वो वाला मेथड है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। अच्छा अब इसमें एक और हमने काम किया है यहाँ सर पे। ये तो वही वाला ना हाँ एक्सपोनेंशियल का जो आपने बताया था कि जो हाँ है हाँ बिल्कुल, ये वही वाले हैं, ये सारे पॉइंट वही हैं बिल्कुल। अच्छा ये वही एन ग्रेटर देन 300 हो जाए, ब्रेक हो जाएगा। अच्छा एंड हो जाएगा, और फंक्शन को इवेलुएट कर। यहाँ पे सिर्फ दो चीजें एडिशनल आपको नजर आ रही होंगी, वो क्या है, प्लॉट x कामा y कामा 0 कामा डॉट डॉट। ये एक्चुअल में क्या करवा रहे हैं हम, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वाली चीजें नजर आ रही हैं, और यस सर। ये लाइनें नजर आ रही हैं, इनको हम प्लॉट करवा रहे हैं। और इनको किन किन पोजीशन पे करवाना है, ये हमने दोनों को यहाँ पे बताया हुआ है। ये पहली कौन सी पोजीशन पे है, x y पे, और दूसरा x पर ही और 0 पर, मतलब y 0 पोजीशन पे, और पहला वाला जो दूसरा है ना, वो x y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो हमने फंक्शन का इवेल्युएट किया, तो उस पे आया हुआ है। और दूसरा जो है ना, जो y 0 पे आपका पास प्लॉट हुआ है, जो 0 पे। बात क्लियर हो गई? हाँ, यस सर। ये हाँ या ना का तो जवाब दें। यस सर। ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ना, एक्चुअल में ये न्यूटन रेफसन मेथड से का इसमें कंडीशन नहीं है, ये प्लॉट को स्पेशल तरीके से प्लॉट करवा रहे हैं, तो मेजर लॉजिक्स इसमें वही हैं। अदरवाइज जो न्यूटन वाली लॉजिक्स हैं वो वही हैं जो हमने लगाई हुई हैं यहाँ पर। अब आप इसमें बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं की हुई, ठीक है। सर ये क्या है, टैक्स इक्वल टू वो टैक्स एक्स माइनस फिर फॉन्ट साइज, ये पूरी लाइन आप इसकी बात कर रहे हैं, सर इसकी नीचे वाली, इससे ये नीचे जी। हाँ एग्जैक्टली। अब ये क्या हो रहा है, ये जो अब नजर आ रहा है ना, ये वाला 0 3 2 1 और ये फाइनल सॉल्यूशन, इसको जब मेटले में लिखने के लिए
कौन सी चीजें कमांड होती हैं, यूज होती हैं, वो टेक्स्ट। पहले टेक्स्ट में पोजीशन बतानी होती है कि किस पोजीशन पे वो लिखना है, ठीक है। और उसके बाद वो लिखना क्या है, लिखना हमें कौन सी चीज है, एन के नंबर, ये क्या नंबर्स है ना, और नंबर्स कहाँ से आए, एन के नंबर है ना, एन है ना 1 2 3। तो हमने कहा कि भाई जब n लेस देन 4 हो, मतलब 4 से ज्यादा n की वैल्यू हो तो वो हमें प्रिंट नहीं करवानी, हमें सिर्फ n लेस देन 4 की जो वैल्यूज है ना वो ग्राफ में प्रिंट करवानी है। तो वो उसको कहा कि लिखो टेक्स्ट इफ n लेस देन 4 टेक्स्ट, पहले पोजीशन बतानी है, लिखना कहाँ पर है, x कामा माइनस विड्थ y अपान 20। माइनस विड्थ y अपान 20 क्या का मतलब है कि जो हमने y की रेंज की विड्थ लिखी थी ना, उसकी डिवाइड बाय 20 करेंगे तो पोजीशन कुछ इस लाइन के करीब आएगी, इस इधर ही आएगी पोजीशन ना, क्योंकि y तो यूं होता है ना। तो आपने इसको y में x एक्सिस में तो बता दिया इस पोजीशन में, y की किस पोजीशन में, यहाँ पे 1, ये यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, तो y की पोजीशन बताई इसमें। बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो नंबर प्रिंट करना है वो लिखना है। तो नंबर प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया है, वो n को प्रिंट करवाना है। मगर मैटलैब में जब हम टेक्स्ट में चीजें लिखते हैं तो वो हमेशा एक फॉर्मेट होता है मैटलैब का, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन सा होता है जिसमें उस वो टेक्स्ट प्रिंट करता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो ये जो है ना नंबर फॉर्मेट में n, तो इसको क्या कहते हैं, इसका मैटलैब का फंक्शन है num to string। num to string क्या करता है कि इस नंबर को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, num to string, और उसके बाद फिर ये टेक्स्ट जो है ना उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद फंट साइज बतानी है कि फंट साइज कितनी है, और फंट साइज लिख के फिर आगे हमें 16 लिखना है। तो ये 16 फंट साइज में हमें एक नंबर प्रिंट करके देगा यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं ना आप। बात क्लियर हो गई या नहीं, आवाज आ रही है मेरी। सर ये वाली लैब तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ इस जी फंक्शन सर, में, ये तो बहुत लेंथी है। हाँ लेंथी जरूर है। इसमें पहले वाला फंक्शन तो क्लियर हो गया ना आपको। यस सर, पहले आदत सही है। हाँ, एक्चुअल में मेन फंक्शन जो है ना हमारा स्लेब का वो वही है, मतलब उससे हम न्यूटन रेफसन का, ये ग्राफ में ना एक एडिशनल चीजें आप सर सीख रहे इसको हैं। स्किप कर दें फिर इस वाले को। अब बस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, जो कर लें तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो कोई इशू नहीं है। आप सर तो ये जो लैब टास्क हैं उसमें तो ये यूज नहीं हो रहा ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूज कर लें उसमें, क्योंकि ये सेम फंक्शन बना हुआ है। मैं आपको अभी रन करके दिखाता हूँ, सिर्फ आपको इक्वेशन पुट करनी है। तकरीबन हो गया है, उसमें कोई इतना टफ, बाकी सेम लॉजिक्स हैं, वही नीचे भी वही चीजें हैं, सिर्फ प्लॉट प्लॉट हम करवा रहे हैं, और आखिर में आपके पास ये प्लॉट आ जाएगा। मैं अब रन करके दिखा देता हूँ आपको। आप लगता है आपको काफी वो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना रेगुलर से काम ज्यादा है। ये सर थोड़ा ये मुश्किल लग रहा है थोड़ा। मुश्किल नहीं है असल में, प्रैक्टिस काफी से। मुश्किल है सर। नहीं काफी मुश्किल नहीं है, इजी है मेरे ख्याल में। सर असल में हम मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं ना, तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है ये चीज़। अच्छा ये देख रहे हैं, ठीक है कोई इशू नहीं, सीख जाएंगे। चलो इतना आज सीख लिया ना, अगले प्लॉट डिफरेंट में अब ये देख रहे हैं, ये सारी चीजें कैसे कैसे नजर आ रही हैं। अगर इन चीजों को हम नहीं लिखें, मिसाल दो मैं ये लाइन काट देता हूँ, जो मैंने टेक्स्ट वाली आपको जिक्र कर रहा था ना, ये कौन सी लाइन थी आपकी, ये वाली, ये थी ना, इसको मैं हटा देता हूँ। हटा यहाँ पे डिलीट नहीं किया, कमेंट, कमेंट का मतलब होता है कि वो उसको एज ए कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बात क्लियर हुई, ये तो पहले ही जिक्र हुआ है हमारा। यस सर। ठीक है, ये तो हमारे पास पहले वाला फंक्शन मैंने बंद किया, अब मैं इसको नए सिरे से रन कर रहा हूँ। ये नंबर नजर आ रहे हैं आपको। सर वो यस सर। 1 2 3 नहीं आ रहा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 नजर नहीं आ रहा ना, वो उस लाइन नहीं की आ वजह से आ रहा था। तो इजी तरीका जो होता है ना, मतलब चीजों को, अब सपोज मैंने चीजें यहाँ समझाई हुई हैं, मगर आप दूसरा तरीके से जो समझ सकते हैं ना चीजें, वो यूं है कि आप क्या करें, ऐसा ऐसा इनमें एक एक कमांड जो है ना उनको कमेंट करें, फिर एग्जीक्यूट करें, देखें क्या चेंज आ रहा है उसमें। तो उससे क्या होगा, आपको एक चीजों का आइडिया और भी बेहतर हो जाएगा कि किस कमांड का काम क्या है। आई बात समझ में या नहीं। यस सर। अब देखो जिस तरीके से, अब ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एरो को प्लॉट करवाने के लिए है, जो एरो आपको उसमें नजर आ रहा होता है ना। अब इसको मैं मिसाल तौर करता हूँ कमेंट, ये सारा प्लॉट के ऊपर है,
कि प्लॉट को किस तरीके से करना, अदरवाइज कोई इसमें न्यूटन रेफसन मेथड वही जो लॉजिक लगाई हुई है, ये देख रहे हैं, एरो फाइनल सॉल्यूशन भी चला गया। बात क्लियर हो गई? यस सर। तो आज की लैब में आप लोग हैं कितने, आते कितने हैं? 7-8 से ज्यादा कोई आते ही नहीं। सर ये हर दफा ऐसे ही होता है, बहुत कम स्टूडेंट आते हैं जो पढ़ने वाले हैं ना सर, हम यही आ पाते हैं, बाकी मतलब मैं इन लोगों का स्क्रीनशॉट ले लूं अपने पास ऐसे ही करूँ। हाँ, बाकियों को भी थोड़ा सा एक्टिवेट करें कि भाई आप लोग आ जाओ, मैंने इतनी सर मेहनत। मैं कंप्यूटर से भी, मैं मोबाइल से भी लॉगिन हूँ आपकी जूम पर, और लैपटॉप से मोहम्मद अच्छा, हफजाना। हाँ ठीक है, मैं इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। बल्कि एक काम करो, मेरे पास सर अमीर हमजा अभी आए हुए थे सर, वो उसकी लाइट चली गई है तो उस वजह से सर वो मैसेज आया हुआ मुझे। अच्छा तो अच्छा, सर वो भी थे लेकिन उस वजह से नहीं हो सके सर, ये आप कौन ऑफलाइन बोल हो रहे गए। हैं? आपका नाम क्या है? जी सर, उसामा अब्दुल खालिक नाम है सर मेरा, लेकिन सर ये अमीर हमजा भी अभी जो है ये ऑफलाइन हुए हैं अपना ये लाइट जाने की वजह से। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं, मैं ठीक है नोट कर लूंगा। मगर तकरीबन अमीर हमजा का जिक्र आप ही करते हैं, तो पक्का दोस्त है आपका। जी सर। चलो अच्छी बात है। बाकी लेफ्ट भाई कर लीजिएगा, इसको अगले वीक तक एंड कर दीजिएगा। इसमें मेरे ख्याल में ग्राफिकल वाले अगर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो उसको छोड़ के बाकी जो पार्ट है ना उसको आप जरूर सर ये अब मिड सर के बाद ही हम मंडे से सबमिट तो करा मिड सकेंगे। स्टार्ट हो रहे हैं सर। मिड तो स्टार्ट हो रहे हैं, हमें ये कहा गया कि मिड के दौरान भी क्लासेस ना चलती रहेंगी। चलो मैं उसमें सर एक तो दो दिन मगर क्लासेस लैब टास्क तो नहीं हो सकते ना सर। सर मुश्किल ठीक है, है, वो बहुत मुश्किल है हम कर पाए। सर नहीं नहीं मिड हो जो मिड है के वो बाद ही हम सबमिट करा पाएंगे। असाइनमेंट बेस है सर, असाइनमेंट बेस में उन्होंने सर वो बोला हुआ है कि 1-2 दिन जो है वो टाइम देंगे, तो सर उसमें ही सर लगे रहेंगे लड़के तो। चलो ठीक है, उसमें टाइम बढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। सर मिड के बाद ही इसका टास्क हम सबमिट भी करा पाएंगे और कर भी लेंगे। मिड से पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम सुन पाएंगे आपका लास्ट, क्योंकि क्लास नहीं ले पाएंगे हम आपकी जो नेक्स्ट आपकी होगी ना। अच्छा, फिर मैं नेक्स्ट वीक मतलब मैं रिकॉर्डेड सेशन शेयर कर दूं सीकेंड का। जी सर, क्योंकि वो ऊपर से डीन साहब की भी ऑर्डर है कि बच्चे जो है ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही के थ्रू। ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं ये, अगर आप लोग फॉर सपोज, मैं सिर्फ ये ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर कि आपको उस दिन जो भी पेपर हो और किसी ने कर लिया हो पहले, मतलब कॉन्फिडेंट हो कि उसका हो गया है और अटेंड करना चाहता है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। फिर भी जो अटेंड करना चाहता है और फ्री है, मतलब उसका जो भी असाइनमेंट वगैरह मेजर काम निकल चुका हो, तो आप लोग आ जाइएगा। कि मैं डिस्कशन रिकॉर्डिंग तो वैसे ही कर रहा हूँ, तो वो आ जाएंगे, तो उसमें ये होगा ना इंटरेक्टिव में मैं भी बेहतर समझा सकता हूँ, क्योंकि आपकी क्यूरीज आती है ना, कि फिर मुझे भी पता चल रहा है कि कौन सी चीज को फिर दोबारा डिफाइन करना चाहिए, कौन सी नहीं। रिकॉर्डिंग में तो मैं अपने हिसाब से बता दूंगा, मगर आपकी तरफ में से कौन सी क्वेश्चन किसी को आया नहीं समझ में, या नहीं आया या नहीं आया, तो वो आइडिया नहीं हो पाता इतना ज्यादा। तो मैं जी लिंक सर, शेयर सही कर बात दूंगा, है। सही है जो सर। भी आप लोग, जो भी आपका एग्जाम हो, अगर कंप्लीट हो चुका हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका हो चुका है, आपको 1-1.5 घंटे में कोई इशू नहीं होगा अटेंड करने का, तो जरूर आ जाइएगा, तो वो बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज तो मैं रिकॉर्डिंग वैसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, सही है सर। ओके सर। ओके, फिर बेस्ट ऑफ लक ऑफ एग्जाम्स, और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे। सर एक बात कहनी थी जी जी सर, इसका अगर अगर हो सके तो सर रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना, जिस तरह वीडियो लेक्चर नहीं होता सर, जी तो जी। सर काफी सारे लड़के नहीं है ले सके तो सर उनके लिए आसानी हो जाएगी सर। किस चीज की? ये जो लैब 4 का जो वीडियो लेक्चर है। ये आज का? जी सर। हाँ, ये तो रिकॉर्ड कर दिया है ना, अभी जो हमारा जो भी हुआ है सब रिकॉर्ड हो गया है। अभी मैं शेयर कर दूंगा, यही शेयर करूंगा। ठीक है सर। ठीक। इसमें सारी डिस्कशन हुई है ना, तो ऐसा क्वेश्चन जी सर। आंसर्स भी इसमें जो हुए हैं उनके लिए वो भी हेल्पफुल होंगे, सुनेंगे तो पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का भी आंसर हुआ है इसमें। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। मैं इसको भी जी शेयर सर। करूंगा। ओके फिर। और सर जी जी दूसरी बात सर ये पूछनी थी कि ये जो एक्सरसाइज है सर ये ऊपर वाले फॉर्मेट में ही है, बस सिर्फ इक्वेशन चेंज होगी है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें ज्यादा चेंजेस आपको नहीं करनी, सिर्फ इक्वेशन पुट करनी है पहले फंक्शन में, उसके सही बाद है। बस रन करना है और आपका आउटपुट आ जाएगा आराम से। दूसरे फंक्शन का यूज नहीं है, जो प्लॉट वाला ग्राफ वाले जो है। उसको करें, मैं कहता हूँ कि आप 1-2 में ट्राई कीजिएगा जरूर, हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, मगर ट्राई कीजिएगा जरूर। ठीक है। ठीक है। ठीक है,
एक दो कर लें, अगर मिसाल 4 में से एक भी कर लेते हैं तो अच्छा है, आप वो भी एक दिखा दीजिएगा, ये क्या मैंने एक किया है। सर अच्छा इन जा केस अगर मुश्किल आती है सर सेकंड में, तो सर पहले वाले में जो है वो उससे हो जाएंगे ना ये चारों क्वेश्चन? पहले वाले से इंसर्ट तो मिल जाएंगे, सेकंड वाला ग्राफिकल बेस्ड है, मतलब इंसर्ट भी निकालेगा और ग्राफिक्स भी इसकी शो करेगा, तो वो ग्राफ अगर निकाल लेंगे तो अच्छा है। सर ठीक है सर। तो रैप्सन का जो फंक्शन है वो तो सेम ही रहेगा ना हर हाँ कोई क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हर के लिए सेम रहेगा, क्योंकि उसमें सर ग्राफिकल ग्राफिकल का भी सर ये जो इक्वेशन है सर हम उसमें पुट करेंगे तो सर वो मसला तो नहीं आएगा, एरर तो नहीं आएगा ना? आई होप कि एरर नहीं आएगा, अगर ऐसा कुछ आता है तो जी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि लॉजिक्स लगाई हुई है, इस तरह की जनरल लॉजिक्स लगाई हुई है, तो उसमें ठीक है, एरर लॉजिक वही है हाँ एरर तो नहीं जो आना दी हुई चाहिए। है। फिर भी कभी ये आ जाए तो शेयर कर दें, कोई इशू नहीं, देख लेंगे क्या इशू है, फिर उस हिसाब से रिजॉल्व कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अच्छा है ना, क्यूरी ठीक है जब सर। आती हैं तो उसमें लर्निंग ज्यादा होती है, पता चल रहा है कि किस वजह से आई हैं और क्यों है, तो उसमें बेहतर बंदा और भी समझ में आती है चीजें। जी सर, अगर क्वेरी हुई तो सर आपसे पूछ लेंगे, तो बाकी लॉजिक वही हो रही है तो उसी को यूज करते हुए सर हाँ हम बाकी ये कोशिश सारी चीजें वही हैं। सेकंड फंक्शन में भी। जी ठीक है, जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू ठीक सर। है, फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।